हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द सुसाइड स्क्वाड के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना और कमेंट में बताना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में जो यून वान होता है, यून योंग होता है, वो अपनी बैक फ्लैश स्टोरी बनाता रहा होता है। वो बताता है कि मुझे यहाँ पे चाओस में अभी के वक्त में आए हुए लगभग 100 साल बीत चुके हैं। जब मैं यहाँ पे सबसे पहले आया था, यानी कि ग्रेटर लैंड में सबसे पहले गया था, तो वहाँ पे एक यूऑन नाम की एक फैमिली थी, यानी टॉप 5 में से एक यूनॉन नाम की फैमिली थी और मैं यून ऑन योंग उस फैमिली का एक मेंबर था। लेकिन अगर मैं तुम्हें असलियत में बताऊँ, रियलिटी में बताऊँ, तो मैं उस फैमिली का एक मेंबर नहीं बल्कि उस फैमिली का एक स्लेव था। मेरे जितने भी टीम मेंबर्स थे जो कि उस टावर को क्लियर करने के बाद मेन लैंड में, ग्रेटर लैंड में आए थे, वो सारे के सारे मेरे साथ उस फैमिली का एक मेंबर बन गए और हमारे साथ जितने भी बाकी की हमारी ज़िंदगी थी हमने उसी फैमिली में बिता दी। लेकिन फिर भी हमारे जितने भी दोस्त थे, मेरे जितने भी टीम मेंबर्स थे, उन लोग को धीरे धीरे एक करके बैटल फील्ड में बेच दिया गया और सारे सारे मरते गए। धीरे धीरे एक स्लेब की मौत मरते गए। इसी वजह से मुझे लगता है कि मैं वहाँ पे उस फैमिली के साथ 100 साल से भी ज़्यादा वक्त बिताने के बाद जब एक वक्त आया कि मेरे सारे के सारे टीममेट्स जो थे वो सारे के सारे मर गए थे या फिर उन सबको बैटल फील्ड में बेच दिया गया था। पता नहीं मैं वहाँ पे 100 सालों तक जिंदा कैसे रह गया था, इस बात पे मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता। लेकिन इतने वक्त में मेरे सारे टीममेट्स जो भी स्लेब थे सारे के सारे बैटल फील्ड में जाने के बाद मर गए थे। इस वजह से मुझे उस फैमिली के साथ इतने लंबे वक्त से जुड़े हुए रहने के कारण उन लोगों ने मुझे एक ऑफिशियल सर्वेंट बना लिया, यानी कि मैं उस फैमिली का एक मेंबर बन गया था। और जिस दिन मैं उस फैमिली का एक ऑफिशियल सर्वेंट बना था, उस दिन मैंने जो भी मैंने तय किया था, मैंने इरादा रखा था, उस इरादे को मैंने पूरे करने की पूरी कोशिश की। और इसलिए मैंने ये जानता था कि मैं इतने 100 सालों तक यहाँ पे बिना मतलब का सर्वेंट बन के नहीं रहा था। मैं यहाँ पे कुछ सोच के रह रहा था कि मुझे क्या करना है। और जैसे मुझे ये सब पता चला कि मैं उन सबका एक ऑफिशियल सर्वेंट, ऑफिशियल फैमिली मेम्बर बन चुका हूँ, तो मैंने यू ऑन फैमिली के सीक्रेट टेक्निक की तिजोरी से उनकी सीक्रेट टेक्निक को चोरी कर लिया। वो सीक्रेट टेक्निक का नाम हाईएस्ट रैंक स्किल, जो कि उस सब से मिला था, उसका नाम लाइटनिंग गॉड टेक्निक होता है। और उस लाइटनिंग गॉड टेक्निक को जैसे मैंने छुआ, जैसे ही मैंने अपने लिए लिया, मेरी पूरी की पूरी बॉडी के हर एक सेल के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी भर गई कि मैं तुम्हें क्या है बता सकता हूँ। और उसकी वजह से मुझे ये पावर मिल गया कि मैं लाइटनिंग गॉड की जितनी भी पावर है उन सबको फ्री में यूज कर सकता हूँ। और इस वजह से जो भी हुआ मेरे साथ, ये सब बस यूऑन फैमिली के सीक्रेट टेक्निक की वजह से हुआ था। लेकिन जैसे मैंने उस टेक्निक को चोरी किया, वहाँ के जितने भी यूऑन फैमिली के जितने भी मेम्बर्स थे वो लोग मेरे पीछे लग गए और 20 सालों तक मेरा पीछा किया और मुझे मारने के लिए मेरे पीछे भागते रहे। लेकिन आखिरकार उन सब ने मुझे ढूंढ लिया और मुझे मार डाला। उन सब के मुझे मारने के बाद मैं सीधा यहाँ चार्ल्स पे आ गया। और चार्ल्स पे आने के बाद मैं इतना ज़्यादा पावरफुल था कि मुझे 10 सेक्ट्स जो भी होते हैं, 10 क्लैन्स, उन सब में से 9th नंबर का जो क्लैन है उसका मास्टर बनने का मौका मिल गया। और इन सब जो भी हुआ ये सब बस लाइटनिंग गॉड टेक्निक की वजह से हुआ था। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं एक ऐसे बंदे के सामने हार गया हूँ जो कि अभी तक 100 साल भी नहीं हुए, जिसकी उम्र मात्र 60 साल है। वो बताता है कि वो जवान से हार गया और वो अभी चार्ल्स का कैस्टेलियन। ये तो सबसे बड़ी बात है कि तुम चार्ल्स के कैस्टेलियन, मतलब कि गॉर्जन कास्टल के कैस्टेलियन कैसे बन सकते हो। फिर जो थंडर क्लैन गिल्ड का जो लीडर होता है वो बोलता है कि ये सब बातों का कोई सेंस भी नहीं बनता कि तुम्हारा जैसा बंदा कोई अचानक से यहाँ पे आके कैस्टेलियन कैसे बन सकता है। इन सब से कोई मतलब भी नहीं निकलता। और जो बुढ़ा होता है वो उसे बताता है कि ये जो बंदा तुम्हारे सामने खड़ा है, यानी जवान, इसके किसी भी बात का और किसी भी अटैक का कोई मतलब नहीं निकलता। इसके जो मन में आता है ये कुछ भी कर सकता है और इसे कोई भी रोकने वाला नहीं है। जो क्लैन लीडर होता है वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर, तुम तो इसे रोक सकते हो ना। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास इसके ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि तुम एक बार पहले भी एबिस एक्सपेक्टेशन स्क्वाड के मेंबर बन चुके हो। लेकिन फिर भी तुम इसके सारे बातों को कैसे मान रहे हो, तुम अभी भी हंस क्यों रहे हो। बोलता है कि ये बंदे को जो तुम देख रहे हो, इसने जो तुम पे अटैक किया उसके बाद तुम अभी भी यहाँ पर जिंदा हो, इसके लिए तुम्हें खुद को काफ़ी ज़्यादा लकी मानना चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि ये बंदा जिसके बारे में तुम इतना कुछ बोल रहे हो, उसने लास्ट बार हमें साथ कितना बड़ा, मतलब कितना उपकार है इसका हमारे ऊपर। जब हम वहाँ पे खड़ा होता रहेगा स्टैचू के ऊपर देख रहा था, बोलता है कि ये आखिरी स्टैचू है, मुझे इस पर अपनी पावर को, स्पेशल टेक्निक को अच्छे से यूज करना होगा, क्योंकि इसके बाद मुझे काफ़ी लंबे समय का ब्रेक मिल जाएगा। बुढ़ा उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा हैरान में हो कि आखिर ये बंदा है, इसके पास कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, आखिर ये कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, जवान कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। पर मैं तुम्हें बता दूं कि एक सप्ताह पहले, चूँकि तुम यहाँ पे आए भी नहीं थे, उससे एक सप्ताह पहले गॉर्जन जो है वो पूरी तरह कम्प्लीटली तबाह होने वाला था। और इसको तबाह करने वाला और कोई नहीं, गोल्डन स्काई सेक्टर के मेंबर्स थे। उसके पास सुनने के बाद वो बंदा लाइटनिंग गॉड जो होता है वो और ज़्यादा शॉक हो जाता है। बोलता है क्या, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है।
बूढ़ा बोलता है कि मुझे पता नहीं वो गोल्डन स्काई सेक्टर के बंदे जितने भी थे उन सब ने कौन सी टेक्निक को यूज किया और क्या यूज किया, पर उसने जितने भी कॉर्जन के पर्सनल गार्ड्स थे, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर सर्विसेज में जितने भी बंदे थे, जितने भी खास मेंबर्स थे, उन सबको अपनी साइड मिला लिया। लेकिन उन सबसे देखने के बाद मुझे ये तो पता चल गया कि ये जो भी कर रहे थे गोल्डन सेक्ट मेंबर, गोल्डन सेक्ट क्लैन के मेंबर्स, वो लोग काफ़ी लंबे समय से यही चीज़ों के बारे में प्लान कर रहे थे। लेकिन फिर भी जो भी हुआ, एक बंदा जिसने इस पूरे पूरे कॉर्जन को अकेले, पूरे के पूरे कॉर्जन को तबाह होने के से बचा लिया, मतलब कि बर्बाद होने से बचा लिया, वो और कोई नहीं, वो ये बंदा था जिसने अकेले अकेले सोल किंग को हराया, पूरे बंदे को जितने भी गद्दार थे उन सबको मारा और हमारे कैस्टेलियन की बॉडी को भी बचा लिया, कैस्टेलियन की भी जान बचाई। वो और कोई नहीं, ये बंदा जो तुम्हारे सामने खड़ा है, हमारा करंट कैस्टेलियन मिस्टर जयवान है। उसकी ये सब बातें सुनने के बाद लाइटनिंग गॉड काफ़ी ज़्यादा शौक बोलता है, क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब, तुम ये कहना चाहते हो कि ये बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल है? अगर ये इतना ज़्यादा पावरफुल है तो तुम्हें इन सब के बारे में मुझे पहले भी बता देना चाहिए था। बुड्ढा बोलता है कि तुम यहाँ पे इसे मारने के लिए आए थे, इसका मर्डर करने के लिए आए थे, क्या तुमने यहाँ आने से पहले मुझसे एक बार भी इसके बारे में पूछा? तुम्हें अपने ऊपर ब्लेम देना चाहिए, ना कि दूसरों के ऊपर ब्लेम करना चाहिए। तभी वहाँ पे कुछ और बंदे आ जाते हैं। ये देखने के बाद बुड्ढा और लाइटनिंग गॉड काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, एक तरफ देखते हैं तो वहाँ पे एक बंदा होता है, बोलता है कि मैं यहाँ पे डुएल करने आया हूँ। हमारे किंग ने जो कास्टेलियन गॉर्जन के जो कास्टेलियन है, उन्होंने जो रिक्वेस्ट किया था, जो फाइट के लिए बोला, उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं साउथर्न सी सेक्टर के लीडर के साथ यहाँ पे आया हूँ, लेकिन मैं पहले फाइट करना चाहता हूँ। वो फ्लेम किंग सेक्टर का लीडर जिसका नाम गैंग वांग होता है, वो आ जाता है। वो जवान बोलता है कि इन सब की कोई भी ज़रूरत नहीं, तुम दोनों मिल के भी एक साथ मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ सकते हो। चूँकि मैं यहाँ पे अपने टेक्निक को और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को और ज़्यादा ट्रेन कर रहा था, इसलिए मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तुम दोनों एक साथ मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो। फ्लेम किंग बोलता है, क्या ऐसा ऐसा तुम क्यों कह रहे हो कि दोनों एक साथ तुम पे अटैक कर देंगे? क्या तुम हम दोनों के अटैक को साथ में सह सकते हो? बूढ़ा बोलता है कि लगता है कि आज बहुत सारे लोग इस लड़के यानी जवान से मार खाने वाले, मुझे तो आज गिनती गिननी होगी कि तुम्हारे से और कितने बेवकूफ़ हैं जो यहाँ पे मार खाने के लिए आ जाएंगे। फ्लेम किंग वो तो बोलता है, चलो ठीक है, चूँकि तुमने मुझे कह दिया कि हम दोनों साथ में अटैक कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, और तुमने जो हमारे साथ बर्ताव किया इसके बदले में तुम्हें फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा पछतावा होने वाला है। साथ ही वो अपने फ्लेम किंग वाले पावर यानी फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है और काफ़ी रफ्तार के साथ जवान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी स्वॉर्ड को सीधा जवान की तरफ मार देता है। फ्लेम स्वॉर्ड को जवान के ऊपर चला देता है। जवान जो था नीचे झुकते हुए उसके अटैक को डॉज करता है, उससे अटैक को बचने की कोशिश करता है। वहाँ पे दिखाते हैं उसका फ्लेम किंग का जो फ्लेम होता है, फायर जो होता है, जो इससे सामने जाता है, पूरी की पूरी दीवार को तबाह कर देता है। ये देख के बूढ़ा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है, क्या तुम यहाँ पे पूरी की पूरी ट्रेनिंग ग्राउंड को तबाह करने वाले, जला के राख कर देना चाहते हो? लेकिन जो लाइटनिंग गॉड होता है उसके बगल में, वो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है वो तुम्हारी बातों को सुन रहा है? वो फाइट में इतना ज़्यादा मशगूल हो गया है कि उसने तुम्हारी बात की समझ नहीं आ रही। वहाँ पे दिखाते हैं जवान और फ्लेम किंग दोनों एक दूसरे के साथ अपनी तलवार को टकराते हैं और फ्लेम किंग इस फाइट को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है। बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरे फ्लेम जो है स्वॉर्ड की फ्लेम है उससे काफ़ी ज़्यादा डर रहे हो, इसलिए तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा दूर हो। वो बोलता है कि जवान जो, तो बोलते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। साथ ही वो अपना बड़ा सा पंच बनाता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके स्वॉर्ड के साथ सीधा अपने पंच को टकरा देता है। उसके फायर को चीरते हुए उसके स्वॉर्ड के साथ अपने पंच को टकरा देता है और उसके पीछे की तरफ ढकलना स्टार्ट कर देता है। फ्लेम किंग ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। लेकिन फिर जवान जो होता है अपनी स्टैब वाले टेक्निक को यूज़ करने वाला होता है, अपने जो स्वॉर्ड होती है उसको हाथ में पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे बताना होगा कि क्या तुम मेरे स्टैब जो मेरी जो स्टैब टेक्निक उससे डरे हो या नहीं हो। साथ ही वो उसके ऊपर एक जोरदार स्टैब वाली टेक्निक से अपना अटैक कर देता है। ये देख के वो बंदा जो होता है साइड में हट के अपने उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अटैक के बाद दिखाते हैं जवान सामने वाली दीवार को चीर के एक बहुत बड़ा गड्ढा वहाँ पे बना देता है। और वो बोल रहा था, जवान अभी भी बोल रहा था कि मुझे लगता है मुझे अपने पावर को एडजस्ट करने में अभी भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा है, मुझे और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। बुड्ढा बोलता है कि ये तो सारी की सारी बिल्डिंग को ही तबाह कर देगा, बस ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं पूरी की पूरी कास्टल को तबाह कर देगा। अभी इन सब के बारे में यूनान को कैसे समझाऊंगा कि ये सब कैसे हुआ। लेकिन जो लाइटनिंग गॉड होता है वहाँ पे उसका मुंह खुला को खुला होता है कि आखिर इतना ज़्यादा पावरफुल कोई कैसे हो सकता है। फायर किंग फ्लेम किंग जो होता है यहाँ पे हार जाता है। साथ ही अगला बंदा जो होता है वहाँ पे उसकी एंट्री होती है, वो वहाँ पे आता है तो पूरी की पूरी एरिया जो होता है वो ठंड से भर जाती है और पूरी एरिया में बर्फ़ उड़ना स्टार्ट हो जाता है। बोलता है कि गैंग वांग जो है वो ठीक हो जाएगा, उसको उतनी गहरी चोट नहीं लगी है। जवान जो था उसकी तरफ देखता बोलता है कि मैंने तुम दोनों से कहा था कि साथ में तुम दोनों मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? बोलता है कि मुझे बस गर्मी पसंद नहीं है, जो फ्लेम है फायर है ये सब पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसके साथ अटैक नहीं किया। लेकिन जो भी हो चलो ठीक है। वो जवान के सामने खड़ा था, जवान उसके सामने खड़ा होता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखता है और वो जवान से बोलता है कि कास्टेलियन चलिए हम लोग फाइट को स्टार्ट करते हैं, रियल फाइट को स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ जो हमारा ये एपिसोड था, ये एपिसोड यहीं
पे खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इन दोनों की एक फाइट देखेंगे जो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आइस और जवान, क्या फाइट होगी आप लोग सोच कमेंट बताना कि ये दोनों फाइट करेंगे तो कौन जीतेगा। मैं जानता हूँ जवान जीतेगा, लेकिन कितना जल्दी जीतेगा ये आप लोग कमेंट बता देना। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और अमेजिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।